अगर प्री ऑथराइजेशन में कैशलेस क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है तो कैसे उस क्लेम को आपको पास कराना है, कैसे उस क्लेम को सेटल कराना है, इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। एक्चुअल में दोस्तों हमारे क्लाइंट के साथ अभी ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने प्री ऑथराइजेशन के लिए कंपनी से रिक्वेस्ट किया तो प्री ऑथराइजेशन में कंपनी ने ये रिमार्क देकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज और पॉलिसी लेते समय आपने डिस्क्लोजर नहीं किया था। जबकि हमारे क्लाइंट को ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी, फिर भी गलत तरीके से कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट किया। तो इसी मैटर पर हम डिटेल से बात करेंगे, रियल स्टोरी जो हमारे क्लाइंट के साथ हुई उस पर बात करेंगे और कैसे हमने उस क्लेम को सेटल कराया इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम, कानपुर बेस्ड मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। पिछले 7 सालों से मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्लेम फंसा हुआ है या कोई भी पॉलिसी खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हमारा पेड कंसल्टेशन होता है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। अभी हाल ही में करीब 1 महीना पहले हमारे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसी को पोर्ट किया था। उनकी पहले जो पॉलिसी चल रही थी वो HDFC अर्गो में ग्रुप पॉलिसी थी। अब ग्रुप पॉलिसी में बहुत सारे हिडन टर्म्स कंडीशंस होती हैं, इस वजह से उन्होंने पॉलिसी को पोर्ट किया केयर हेल्थ कंपनी में। अब केयर हेल्थ में ही क्यों पोर्ट किया? एक्चुअल में अगर आपकी कोई ग्रुप पॉलिसी है तो कोई भी कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन केयर एक्सेप्ट कर रही थी तो हमने उनको केयर में पोर्ट करवा दिया। अब पॉलिसी को 1 ही महीने हुए थे कि उनकी वाइफ का क्लेम आ गया। तो पहले उन्होंने नॉर्मली OPD में दिखाया डॉक्टर को। जब OPD में दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, बिना एडमिशन के पॉसिबल नहीं है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है पॉलिसी तो है ही, एडमिट कर देते हैं। तो जब एडमिट कर दिया तो पहले जो हॉस्पिटल होता है वो प्री ऑथराइजेशन लेता है, कंपनी से अप्रूवल लेता है कि हम इस बीमारी के लिए ये पेशेंट भर्ती कर रहे हैं और आप क्लेम देंगे या नहीं देंगे। उसके लिए हॉस्पिटल की तरफ से एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म होता है जो क्लाइंट के द्वारा भरा जाता है, उसमें KYC डॉक्यूमेंट अटैच किए जाते हैं और फिर हॉस्पिटल का जो TPA होता है वो कंपनी के पास भेजता है प्री अप्रूवल के लिए। तो कंपनी ने पहले तो बहुत सारी क्वेरी लगा दी, ठीक है, कि आप ये पेपर दीजिए, ये पेपर दीजिए, ये पेपर दीजिए, कई सारी क्वेरी लगाई, 2-3 क्वेरी लगाई अलग अलग टाइम पे। तो सारी क्वेरी को हमने यहाँ पर सबमिट कराया, सॉल्व करवाया। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद कंपनी ने क्या किया कि एक अपना सर्वेयर हॉस्पिटल को भेज दिया कि आप चेक करिए पेशेंट क्या है, क्या वाकई में पेशेंट एडमिट है, क्या समस्या है। तो जब सर्वेयर हॉस्पिटल आया तो इनके पास एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को उन्होंने भरा, ठीक है, और उसमें जो अटेंडेंट थे यानी जो पॉलिसी होल्डर थे उनके साइन वगैरह भी वहाँ पर करवाए। सर्वेयर ये कह के चला गया कि सर आपका क्लेम पास हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रिपोर्ट उन्होंने सर्वेयर ने कंपनी को सौंपी तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मैसेज आया कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है, प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल नहीं मिला। और जो कंपनी ने रिमार्क दिया वहाँ पर ये लिखा कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के अंतर्गत आता है और पॉलिसी लेते समय आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, यानी नॉन डिस्क्लोजर का हवाला देते हुए पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब आपको बता दूं कि आपकी किसी भी कंपनी की पॉलिसी है, कंपनियां सबसे ज़्यादा क्लेम इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट करती हैं कि ये PED के अंतर्गत आता है, नॉन डिस्क्लोजर में क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो इसको कैसे आपको सॉर्ट आउट करना होता है? तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो क्लेम रिजेक्ट हुआ था उनको ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, फिर भी कंपनी का जो सर्वेयर आया था उसने गलत रिपोर्ट कंपनी को सौंपी, जिसके कारण से क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कंपनी को और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब क्या थी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको आपको समझना है ताकि आपके साथ भी ये समस्या ना आए। एक्चुअल में दोस्तों जो पेशेंट थे वो फीमेल थी, तो करीब 2-2.5 साल पहले उनको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी।
ठीक है। और सिजेरियन डिलीवरी ऐसी चीज़ होती है जो कि एक रूटीन ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। वो रूटीन प्रोसेस होता है, इस वजह से उसको पॉलिसी में डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है। और हमने भी ये किया कि रूटीन के तहत इसको मानते हुए पॉलिसी में डिस्क्लोज नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जो सर्वेयर ने रिपोर्ट लगाई उसमें उसने सिजेरियन डिलीवरी नहीं लिखा, ठीक है, उसने लिख दिया सीजर। जब सीजर लिख दिया और वही रिपोर्ट कंपनी के पास गई तो सीजर शब्द को देखते हुए कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सीजर का मतलब पता चलेगा कि सीजर क्या होता है। एक्चुअल में आम भाषा में बहुत से लोग सिजेरियन डिलीवरी को सीजर ही बोलते हैं, लेकिन सीजर एक माइंड से संबंधित, ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होती है। और अगर ये बीमारी हो तो परिवार तो पॉलिसी मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी ने यहाँ पर कह दिया कि ये फ्रॉडुलेंट क्लेम यानी फ्रॉड क्लेम है, पीडी नॉन डिस्क्लोजर, इस तरीके से कई सारी धाराएं, कई सारे रिमार्क देते हुए क्लेम को रिजेक्ट किया था, ठीक है। और ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी सीजर और सिजेरियन में, ठीक है। तो जब हमने समझा, हमने क्लाइंट से पूछा कि आपको सीजर नाम की कोई बीमारी है क्या, उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, क्लाइंट से बोला कि आप ऐसे ऐसे एक डिक्लेरेशन लेटर लिखिए कंप्लेनिंग भाषा में, ठीक है, कि ये जो आप यहाँ पर समझ रहे हैं सीजर नाम की पेशेंट को कोई भी बीमारी ना पहले थी ना आज की डेट में है। एक्चुअल में 2 साल पहले जो पेशेंट हैं उनको सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, ना कि सीजर हुआ था। तो जो आपका सर्वेयर था उसने सिजेरियन डिलीवरी को सीजर लिख दिया, इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इस वजह से आप जो है क्लेम पास करिए, ठीक है। इसमें सीजर नाम की कोई पेशेंट को बीमारी नहीं है। और साथ में जो सिजेरियन डिलीवरी की पूरी जो डिस्चार्ज समरी थी वो भी हमने अटैच किया उस लेटर के साथ। और इतना ही नहीं, कस्टमर से ये डिक्लेरेशन लेटर लिखवाया, इसके साथ ही हमने उनको ये भी बोला कि जहां पर ट्रीटमेंट वर्तमान में चल रहा है वहां के जो डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर जो हैं, उनसे भी एक डिक्लेरेशन लेटर लिखवाइए कि एक्चुअल में इनको सिजेरियन डिलीवरी थी और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके सर्वेयर से। तो हॉस्पिटल ने भी प्रॉपर लेटर पैड पे डिक्लेरेशन लेटर लिखा और दोनों को कंपनी को भेजा गया। लेकिन कंपनी जानते हो क्या करती हैं, उनका क्लेम रिजेक्ट करने का पूरा मूड होता है, किसी भी तरीके से क्लेम रिजेक्ट करो, ख़त्म करो। और कंपनी ने कुछ नहीं देखा, फिर से दोबारा से कैशलेस क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब 2 बार क्लेम रिजेक्ट हुआ था, अप्रूवल मिला नहीं, इधर पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है। और हम ये समझ रहे थे कि ये जो सीजर नाम की बीमारी है ही नहीं है, गलत तरीके से कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर रही है। फिर हमने क्या किया, जो हमारे सीनियर्स हैं हमने उनको सारी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने जो केयर की इंटरनल क्लेम टीम होती है उनसे बात करी, मेल के थ्रू बात करी। रात में समझिए 10 बजे मेल भेजा गया इंटरनल क्लेम टीम को कि आप ये मैटर है, कंपनी समझ नहीं रही है, गलत तरीके से क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। कई सारे जो एविडेंस थे कि इस तारीख को 2 साल पहले सीजर नहीं हुआ था, सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। और मान लीजिए अगर सीजर भी हुआ होता तो उसी डेट में सिजेरियन डिलीवरी कैसे पॉसिबल थी, ठीक है। तो उस समय सिजेरियन डिलीवरी के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उससे आगे पीछे के वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में दिए। इंटरनल क्लेम टीम ने पूरा मैटर समझा और इंटरनल क्लेम टीम को भी समझ में आया कि हाँ वाकई ये गलत तरीके से क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। तब फिर काफ़ी बड़ी मशक्क़त के बाद जो है कंपनी को वो क्लेम अप्रूव करना पड़ा। प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जो कि 2 बार रिजेक्ट कर चुकी थी उसको कंपनी ने अप्रूवल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यानी एडवाइज़र ने अपनी भूमिका निभाई और करीब 4-5 दिन वो एडमिट रहे। 4-5 दिन के बाद जब फाइनल बिल बना अस्पताल की तरफ से डिस्चार्ज के समय, तो जैसे ही अस्पताल की तरफ से भेजा गया फाइनल बिल, कंपनी ने एक झटके में क्लेम पास कर दिया, सेटल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी हुई यहाँ पर हमारे क्लाइंट के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है
अगर आपका भी इस तरीके से क्लेम रिजेक्ट होता है प्री ऑथराइजेशन में, तो आप पहले तो ये रिमार्क समझिए कि कंपनी क्लेम रिजेक्ट क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक दे रही है, क्यों रिजेक्ट कर रही है, उस लॉजिक को समझिए। पॉलिसी कॉपी में देखिए कि क्या ये वाकई सही तरीके से क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बहुत जानकारी नहीं होगी तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी लिया होगा तो फिर क्लेम आपका मिलेगा नहीं, क्योंकि आप किससे बात करेंगे। ठीक है, अब दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, फिर क्लेम रिजेक्ट कर देगी, तो यहाँ से काम चलने वाला नहीं है। इस वजह से एडवाइज़र आपकी बहुत हेल्प करता है। ऑनलाइन पॉलिसी में कोई आपको एडवाइज़र मिलता नहीं है। आप नॉर्मली वेबसाइट से पॉलिसी खरीद लेते हैं, वहाँ पर कंपनी आपको एक टोल फ्री नंबर दे देती है। सर्विसिंग के समय वो नंबर लगेगा नहीं, लगता भी है तो वहाँ पर जो कस्टमर केयर टीम होती है उनको इतनी क्लेम की डिटेल जानकारी होती नहीं है, वो आपको कोई जानकारी दे ही नहीं पाएंगे। हाँ हूँ इस तरीके उस तरीके से करके आपको टरका देंगे, दोबारा कॉल लगाएंगे, फिर कोई नया बंदा बोलेगा, फिर उसको आप सारी डिटेल समझाएंगे और फिर दोबारा कॉल लगाएंगे, फिर से नया व्यक्ति बोलेगा। तो आप खुद कंपनी के कस्टमर केयर टीम को कॉल करके मेल करके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अंत में उम्मीद ही छोड़ देंगे। आपको लगेगा यार बेकार है हेल्थ इंश्योरेंस। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जो एडवाइज़र वो आपकी पूरी हेल्प करेगा, क्योंकि एडवाइज़र से जब आप पॉलिसी लेते हैं तो एडवाइज़र की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो आपकी हेल्प करे। ठीक है, बशर्ते एडवाइज़र आपका अच्छा हो। तो ये पूरी स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, कैसे क्लेम को हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई भी पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।